हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, और जिसकी प्रैक्टिस सेट ली जा रही है प्रैक्टिस सेट 31। इसके पहले की 30 प्रैक्टिस सेट आपको साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं, इन सभी के आप लोग रिवीजन करिए। 30 प्रैक्टिस सेट बहुत होती है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर स्कोर करना हो तो सारी प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाइएगा। और ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी अभी तक चैनल पर नए हैं, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी अब आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली क्विज के साथ साथ प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ मिलती है यहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, किसमें त्रिआबंध होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड किसमें पाया जाता है, ये पूछा गया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो यह आएगा 2,5 में, ठीक है। और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये कैसे बनता है 2 नाइट्रोजन, अभी आपको समझ में आ गया। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन का ये दोनों साझा कर लेंगे, 2 नाइट्रोजन मिल करके। देखिए एक एक करके 3 नाइट्रोजन का साझा कर लिए, और 2 नाइट्रोजन इन दोनों की बाहरी कक्षाओं में है, ये लोन पेयर की तरह। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। इसलिए नाइट्रोजन में क्या पाया जाता है, तो इसमें त्रिबंध पाया जाता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, नाइट्रोजन इज इन ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर पाया जाता है, तो 5वें ग्रुप में पाया जाता है। और 3 कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं मेक द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। किसको, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर में जो होल होता जा रहा है उसके लिए उत्तरदायी है। और सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, तो रेफ्रिजरेटर से हो गया, AC से हो गया, इन सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा निकलती है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि किसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन डी, यानी कि कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसका यूज़ किया जाता है, तो कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र क्या है, तो यह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। और शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, तो 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है ना। आइए इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखिए। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है, ये हमने आपको बता दिया है। प्रत्येक यानी कि 224.7 पृथ्वी दिनों में यह सूर्य का परिक्रमा करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, तापमान का SI इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि केल्विन होता है, ठीक है। तो केल्विन क्या है, टेम्परेचर का SI यूनिट होता है। अब इसके और समझिए कि अगर हमको केल्विन सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा, तो उसमें हम 273 को ऐड कर देंगे सेल्सियस में, और वो चेंज हो जाएगा किस में, तो ये चेंज हो जाएगा केल्विन में, ठीक है। और हमने कल के वीडियो में आपको बताया था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन। तो क्या होता है, C/5 इज इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाय 9 होता है। ये किसका बीच में रिलेशन है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन है। सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन अभी हमने आपको बताया कि सेल्सियस में 273 को ऐड कर दोगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बीज खोल यानी कि सीड कोट में उपस्थित सभी संरचनाएं कहलाती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि कर्नल कहलाती है, ठीक है। गिरी यानी कि कर्नल कहलाती हैं सीड कोट में उपस्थित सभी संरचनाएं। इसका डायग्राम आप लोग देख लो। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पढ़िए क्या है,
सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है शार्क, ठीक है। कौन है? शार्क है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि नील्स बोर ने। किसने की थी? तो नील्स बोर ने की थी। और डाल्टन ने किसकी की थी? रदरफोर्ड ने किसकी की थी? आइए एक्सप्लेनेशन में आपको बताते हैं। देखिए, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। कब की थी? तो 1920 ईस्वी में की गई थी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर आधारित है, और स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर आधारित था। ओके, क्लियर हो गया। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है और प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो कितनी है, ये बताइए। तो फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या क्या है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7, ठीक है। 7 प्रकार की मूल इकाइयाँ होती हैं। आइए बताते हैं 7 प्रकार की मूल इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो ये होता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका हिंदी में समझिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, इलेक्ट्रिक करंट को बोलेंगे विद्युत धारा, टेम्परेचर यानी कि ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इन सबको किस में लिखते हैं? तो इसकी एसआई यूनिट देख लीजिए। जैसा कि अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन होती है। लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम, टाइम की होती है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है मोल में, यानी कि पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनेट इंटेंसिटी की मात्रा होती है कैंडला, ठीक है। क्या होती है? कैंडला। और इन सभी का सिंबल भी आप लोग देख लो। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पढ़िए क्या है। ब्रह्मांड में कितना तापमान संभव है? यहाँ पे होना चाहिए कि कितना कम से कम तापमान संभव है, ठीक है। क्वेश्चन को करेक्ट करिए, कितना कम से कम तापमान संभव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो मिनिमम संभव है, यानी कि न्यूनतम संभव है, ठीक है। इतना कम से कम टेम्परेचर जा सकता है ब्रह्मांड में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? बताइए, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए बी में, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। आइए एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए, एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन यौगिक हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडी को किस नाम से जानते हैं? तो इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्लड ग्रुप ए है, बी है और ए बी है। देखिए, किस में एंटीबॉडी नहीं है? तो ये ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि किस में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन यानी कि प्रतिजन किस में नहीं पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ब्लड ग्रुप ओ में, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ओ में प्रतिजन नहीं पाया जाता है, यानी कि एंटीजन, और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पढ़िए क्या है। धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 0 डायोप्टर की पावर होती है। कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर की पावर होती है। इसकी आप लोग बताओ फोकल लेंथ क्या होगी। हमने आपको बताया है कि लेंस की पावर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन होता है 1/f ऐसे होता है। तो आपने आपको पावर बता दिया, 0 डायोप्टर है, तो आप लोग बताओ कि फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन है, यानी कि नाइट्रेट्स के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये बताइए। अध्ययन से रिलेटेड टॉपिक जरूर याद रखिएगा, काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हर चीज़ का अध्ययन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बीज का, ठीक है। आइए पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए। तो एग्रेस्टोलॉजी बोलते हैं घासों का अध्ययन करने को। डेंड्रोकोनोलॉजी बोलते हैं वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन करने को। और पैलियोनोलॉजी कहते हैं परागकणों का अध्ययन करने को, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो पैलियोनोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गए यहाँ तक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन भी, यानी कि 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव जो है आपकी कान पर रहता है, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। जब अभिकारक यानी कि रिएक्टिव और उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न हों तो उत्प्रेरक कहलाएगा। किस प्रकार का उत्प्रेरक कहलाएगा? जब भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होंगी तो वो कहलाएगा विषमांग उत्प्रेरक, ठीक है। और जब भौतिक अवस्था समान होंगी तो वो कहलाएगा समांग उत्प्रेरक। क्लियर हो गया यहाँ तक।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ से देख लीजिए, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जीलियस ने। किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करता है, यानी कि उसकी दर को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। जो पृथ्वी का उपग्रह है यानी कि मून है मान लीजिए, तो उसका जो कक्षीय वेग है वो किस पर निर्भर करेगा? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन यानी कि कक्षा की त्रिज्या पर। ठीक है, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और पुर्तगाली। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि ग्रीक भाषा से। ठीक है, तो ग्रीक भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। बॉटनी के जनक कौन है? तो बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्ट। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। क्लियर हो गया? ये तो आप लोग एकदम अच्छे से जानते होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि? समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा ज़्यादा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वो नदी के पानी से अधिक होता है। तो आइए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। निम्न में से कौन सा हार्मोन एक एस्ट्रॉयड नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो एस्ट्रॉयड नहीं है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एस्ट्रॉयड नहीं होता है। एस्ट्रॉयड किसे कहते हैं? आइए देखिए थोड़ा सा। एस्ट्रॉयड हार्मोन 3 अंतःस्रावी अंगों के द्वारा निर्मित किया जाता है। क्या होता है? 3 अंतःस्रावी अंगों के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो उसे कहते हैं एस्ट्रॉयड हार्मोन। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? जो डॉल्फिन का समूह होता है उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि स्कूल या पोड। ठीक है, ज़्यादातर आपसे पोड पूछा जाता है, तो डॉल्फिन के समूह को पोड कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और गैंग किसे कहते हैं? कल के हमने आपको क्वेश्चन में बताया था कि गैंग जो होता है खनिज मिनरलों से में जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए क्या है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि पुणे में। ठीक है, तो पुणे में क्या स्थित है? तो पुणे में इंटरनेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थापित है। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है। तो दूरी के साथ जो स्थान में परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि विस्थापन। ठीक है, विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सी है? नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि विभाज्य ऊतक। ठीक है, जैसे कोई भी कोशिका विभाजित होती है तो उसी से न्यू कोशिका बनती है, तो इसलिए विभाज्य ऊतक जो होता है वो नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित महत्वपूर्ण ऊतक होता है। क्लियर हो गया? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं किसको कहा जाता है। तो एक मेरिस्टेम अधिकांश पौधों में ऊतक होता है जिसमें अविभाज्य कोशिकाएं यानी कि मेरिस्मेटिक कोशिकाएं होती हैं, जो पौधे के उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पे विकास हो सकता है। ठीक है, तो विभाज्य ऊतक जो कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? जहाँ पे विकास संभव हो सकता है वहाँ पे ये पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 25 लास्ट क्वेश्चन क्या है। मधुमक्खी का डंक किसका रूपांतरण है? तो मधुमक्खी का जो डंक है वो किसका रूपांतरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि अंड निरपेक्ष का रूपांतरण है। ठीक है, किसका रूपांतरण है? अंड निरपेक्ष का रूपांतरण है। अब देखिए कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था डीडीटी क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि अजीव अपघटनीय प्रदूषक। डीडीटी क्या है? तो अजीव अपघटनीय प्रदूषक है। आप लोग बताइए कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीडीटी का फुल फॉर्म बताइए तो कमेंट करके। ठीक है, और ये रहा आज का क्वेश्चन। देखिए क्या है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दीजिए और बताइए कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, अपने रिव्यू शेयर किया करिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।